Good morning all of you. Good morning, ma'am. Today we are going to learn about first chapter OC, Nature and Significance of Management. So first of all management है क्या? ठीक है, जैसे घर में हमारी मम्मी घर को मैनेज करती हैं, हमारे फादर बिजनेस को और फैमिली को मैनेज करके चलते हैं, वैसे ही हम अपने डेली रूटीन वर्क को, अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने स्टडी के लिए मैनेज किया था कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज कैसे लेकर आने हैं। ठीक है, वैसे ही इस साल हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाउ वी गेट द गुड परसेंटेज इन गुड फाइनल एग्जाम्स। ओके, so management is the process of planning, organizing, directing and controlling resources to the help of optimum use of the resources effectively and efficiently। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? पहले हमें उसका क्या करना है? प्लानिंग, फ्यूचर के लिए। ठीक है, कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं या एजुकेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं तो हमें पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग। जैसे कि हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए भी एक रूटीन वर्क बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मेरा फर्स्ट पीरियड में मुझे क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या करना है और थर्ड में क्या करना है। आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने प्लानिंग किया उसको हमें ऑर्गेनाइज भी तो करना है। ठीक है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, किसको क्या टास्क देना और उससे कैसे करवाना है। आफ्टर दिस थर्ड वन आएगा स्टाफिंग में क्या है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे हमें अपॉइंट करना है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो स्किल है, उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क देना, उससे वो वर्क करवाना, उसको बोलेंगे स्टाफिंग। रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड राइट क्वालिफिकेशन विद द राइट एम्प्लॉयर। फिर आएगा डायरेक्टिंग, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना वर्क को लेके। फ्रेशर्स हैं तो उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमें वर्क कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं आपको ओसी का प्रोजेक्ट दूंगी तो मुझे भी आपको गाइड करना पड़ेगा कि आपको ये कैसे करना है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उस चीज़ के लिए। फिर आएगा कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग का मतलब ये भी है कि हमें उन्हें मोटिवेशन देना है, मोटिवेट करना है वर्क के लिए। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो वापस रिपीट ना हो। तो कंट्रोलिंग का यही मतलब है कि मैन और मटेरियल दोनों को कंट्रोल करना, इफेक्टली यूज हो, वेस्टेज कम हो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, वर्क ज़्यादा हो सके। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को हमें रिमूव करना है, रोकना है। ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टली एंड एफिशिएंटली, इसलिए यहाँ पे आया है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को क्लोज करना है। नेक्स्ट वन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट वन है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब कोई भी है मैनेजमेंट में वर्क, हमारा पहले मेन गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका गोल क्या है कि साल के एंडिंग में मुझे अपने कस्टमर इंक्रीज करने हैं, सेल इंक्रीज करनी है। तो मेरा मेन मोटिव, मेन टारगेट यही है। तो मैं जो भी वर्क करूंगी उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करूंगी, उसको ऑर्गेनाइज करूंगी और उसको ही आगे डायरेक्टिंग करूंगी। ठीक है, तो बिना गोल के तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे। जैसे मेरा गोल क्या है कि अगर एनुअल फंक्शन है तो वो अच्छे से हो सके, उसको अच्छे से मैनेज करना। और आप लोगों का गोल क्या है कि अच्छे से स्टडी करके ईयर के एंडिंग में अच्छे परसेंटेज लेकर आ सके, आगे इन फ्यूचर में आपको अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल सके। प्रिवेसिव इन नेचर, प्रिवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल, मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट की नीड ओनली फॉर बिजनेस है। हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। हर चीज़ में बिना मैनेजमेंट के वर्क नहीं हो सकता है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, स्टाफिंग होना चाहिए और उसको प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी में आएगा मैनेजमेंट टू वर्क, मैनेजमेंट टू पीपल एंड मैनेजमेंट टू ऑपरेशन। मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एनुअल फंक्शन का। अगर जैसे आपको पता है कि आपके स्कूल में लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन हुआ था, तो सबसे पहले वर्क क्या होता है? मैनेजमेंट टू वर्क, कि उसमें क्या क्या वर्क होने वाला है एनुअल फंक्शन को लेके। सबसे पहले डांस की रिहर्सल होगी, ठीक है, उसमें कितने स्टूडेंट रहेंगे, कौन सी थीम पे करने वाले हैं, कौन सी टीचर उनको प्रिपेयर करवाएगी, किस प्लेस पे होने वाला है। फिर आएगा मैनेजमेंट टू पीपल,
कौन सा पीपल कौन सा वर्क करने वाला है, कौन डांस टीचर्स हैं, कौन स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे, कौन उनको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करेंगे। लास्ट वन है मैनेजमेंट टू ऑपरेशन। इसमें क्या है कि एनुअल फंक्शन वाले दिन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल फंक्शन स्टार्ट होगा, गेस्ट आएंगे, चीफ गेस्ट जो भी है, ठीक है। सबसे पहले प्रेयर होगी, दिया स्टार्ट होगा, दिया जलाया जाएगा। पहले गेस्ट की स्पीच होती है, फिर ऑनर की स्पीच होती है, प्रिंसिपल मैम, चीफ गेस्ट, ट्रस्टी, इन सब की स्पीच होगी। फर्स्ट हम क्या रखने वाले हैं, डांस रखने वाले हैं या फिर कोई नाटक लेने वाले हैं, ड्रामा लेने वाले, तो ये सब एक्टिविटीज़ भी हमें मैनेज करके चलना है, तो वो हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया, मल्टी डिमेंशनल एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट वन है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि एक बार स्टार्टिंग में हमने मैनेजमेंट बना लिया, मैनेज कर लिया हर चीज़ को, नहीं। स्टार्टिंग में प्लानिंग कर ली, उसके बाद नहीं करी। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या एजुकेशन भी के फील्ड में हूँ, तो मुझे हर टाइम मैनेज करना है हर चीज़ को, हर चीज़ के लिए प्लानिंग करनी है। ये नहीं है कि मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट किया तो मैं अभी प्लानिंग करूँगी, बीच में नहीं करूँगी और एंडिंग में नहीं करूँगी, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे आप स्टडी करते हो तो स्टार्टिंग में पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा और लास्ट में पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि हमें जो मैं करवा रही हूँ आपको घर पे जाके रिवाइज करना है और आपको उसको स्टडी को मैनेज करना है। तो इसलिए वैसे ही समय बिजनेस में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में हर टाइम उस चीज़ को मैनेज करना है, चाहे वो स्टार्टिंग हो, मिडल हो या एंडिंग हो, तो ही वो वर्क प्रोसीजर वाइज होगा, स्टेप वाइज होगा। फिर आए ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट तो ये नहीं है कि सिर्फ मैनेजर है वही हर चीज़ को हैंडल करेगा। मैनेजर के साथ उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, उसका स्टाफ होगा जिनको वो देखेगा। जैसे टॉप लेवल में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो किनको गाइड करते हैं, मिडल लेवल को, ठीक है। डिपार्टमेंटल हेड है, हर एक डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, प्रोडक्शन हो या मार्केटिंग हो या फिर सेल्स डिपार्टमेंट हो, तो वो क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, टॉप लेवल मिडल लेवल से कनेक्टेड है, मिडल लेवल बॉटम लेवल से कनेक्टेड, और सबसे मिलके बना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस, ठीक है। इसलिए बोला गया ग्रुप एक्टिविटी। डायनामिक फंक्शन क्यों कहा गया, डायनामिक फंक्शन का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आनी चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बारी जो रूल्स रेगुलेशन बना दी उसी को फॉलो करना है, नहीं। जब मार्केट में अगर कोई चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, नई चीज़ अगर कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स, ठीक है। मार्केट फोर्सेस क्या चल रहे हैं, कस्टमर के क्या प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट में, अपनी मार्केटिंग में भी चेंजेस लाना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है डायनामिक फंक्शन, हमें टाइम टू टाइम चेंजेस लेकर आने, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। जैसे हम स्टडी का भी न्यू स्टाइल सीख गए हैं आफ्टर कोरोना। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस होती थी, कोरोना के टाइम से क्या स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों ने सबने अटेम्प्ट की होगी ऑनलाइन क्लासेस, तब हमने एक न्यू पैटर्न देखा स्टडी का। उसके बाद आजकल मोस्टली सब स्कूल में क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। आफ्टर स्कूल्स आप भी कोचिंग क्लासेस में जाते हो, ऑफलाइन भी जाते हो, कुछ लोग क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी के थ्रू भी स्टडी करते हैं। तो न्यू पैटर्न आपने अडॉप्ट किया, टीचर्स ने भी किया और स्टूडेंट्स ने भी किया। फिर है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। मैनेजमेंट ऐसे ही है, ये एक सर्विस की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ये होता है। किस में है, हमारे वर्क में है, हमारे स्टडी में है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फील्ड में है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कोई भी काम करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है और लास्ट में उसको कंट्रोलिंग करना है। फिर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्यों कहा गया आर्ट, क्योंकि जैसे कि आर्ट के लिए क्या होना चाहिए, हमें स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। थ्योरिकल नॉलेज के साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। वैसे मैनेजमेंट में कहा गया है कि हमें सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल। जैसे कि हमने थ्योरिकल अभी हम पढ़ रहे हैं, बट जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जाके हम डायरेक्टली खुद वर्क करेंगे किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में एज ए पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट या अकाउंट असिस्टेंट, जो हम आगे इन फ्यूचर में कोर्स ज्वाइन करने वाले, ठीक है। तो हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। वैसे इसलिए कहा गया, इसको कंपेयर किससे किया गया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज ए साइंस। क्यों साइंस से कंपेयर किया गया, जैसे साइंस में हम प्रैक्टिकल्स करते हैं,
रिसर्च करते हैं, फैक्ट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो हमें वो चीज़ की प्रॉपर नॉलेज मिलती है। तो मैनेजमेंट भी यही हो रहा है, टाइम टू टाइम हम देखते हैं, डिफरेंट ऑथर्स से अपनी थ्योरीज दी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हेनरी फ्योल ने दी है, एडम स्मिथ ने दी है, जो उन्होंने अपने टाइम पे ऑब्जर्व किया था। तो इसलिए इसको मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट फॉलो सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, कॉजेस एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन आपको पता है किस किस को कहते हैं प्रोफेशन, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए टीचर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स आफ्टर 12th सीए का कोर्स ज्वाइन करेंगे, एक प्रोफेशनल है। आपको पता है अगर मेरा सीए कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कितना अच्छा हाई पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो वही कहा गया कि मैनेजमेंट हैज़ ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन। इट इज़ नॉट ए फुल प्रोफेशन इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। जैसे प्रोफेशंस में प्रोफेशनल नॉलेज होती है, जो मैंने आपको बोला, टीचर के पास उसकी डिग्री है, डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री है, इंजीनियर्स है तो उन्होंने BTech या BE करा है, तो उनको इस डिग्री के थ्रू क्या मिल रही है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल रही है उनके फील्ड में। तो मैनेजमेंट के थ्रू भी आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगी, जैसे कि हम करते हैं BBA, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम उसकी मास्टर डिग्री करेंगे तो हमें और एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में मिलेगा कि MBA इन मार्केटिंग, MBA इन मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग योर चॉइस, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव गोल, इंप्रूव इफिशिएंसी, अडॉप्ट टू चेंज एंड इंश्योर ग्रोथ। ऑफकोर्स कि हमारा मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या है, हमें अपने गोल्स को अचीव करना। प्लानिंग हम इसलिए ही करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को फ्यूचर में अचीव कर सके। जैसे मैंने बोला कि मेरा टारगेट है मेरी कंपनी का इस ईयर के एंडिंग में कस्टमर इंक्रीज होने चाहिए। वो कैसे होंगे, हम अपने प्रोडक्ट में न्यू इनोवेशन लेकर आए, उसकी अच्छे से मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है। तो ये सब किसकी हेल्प से होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू होगा। अपने प्रोडक्ट की सेल को भी इंक्रीज करना है, हम उसकी किसके थ्रू कर सकते हैं, अगर ऑफ सीजन है, बाय गिवन थ्रू द डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 ऑफर्स देके, तो इससे इंक्रीज हो जाएगी किसकी सेल, उससे प्रॉफिट किससे होने वाला है, हमारी कंपनी को ही होने वाला है, एनुअल टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने अपना गोल अचीव कर लिया। आफ्टर दिस इम्प्रूव इफिशियंसी। इफिशियंसी इम्प्रूव कैसे होगी, जब हमें ये टेक्निक आ जाएगी कि कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करें, ठीक है, वेस्टेज कम हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, तो हमारी इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए हमें वर्कर्स को ट्रेन करना है, उन्हें इन्फॉर्म करना है कि हमें इतना ही प्रोडक्शन करना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर इसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ तो भी रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, ठीक है। आफ्टर दिस एडॉप्ट टू चेंज। जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं। पहले टाइपराइटर के थ्रू वर्क होता था, टाइपराइटर से हम किस पे आए, पीसी पे आए, पीसी से लैपटॉप पे आए, लैपटॉप से टैबलेट पे आए। तो हमने वो सब चीज़ें सीखी, अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया। जैसे अभी AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो बिजनेस के साथ एजुकेशन पर्पस में भी यूज़ हो रहा है। आप लोग भी ट्रेंड हो रहे हो, इन फ्यूचर में आपके जॉब में आपको काम आएगा, ठीक है ना। हमने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। फिर लास्ट है इंश्योर ग्रोथ। ग्रोथ तो होगी जब हम काम को प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करेंगे, ऑर्गेनाइज प्रॉपरली हो रहा है और साथ में लास्ट में उसका रिजल्ट एकदम परफेक्ट निकल रहा है। तो जब हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। हाँ, बिजनेस को और ग्रोथ करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए उसकी न्यू ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इट मीन्स हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। Importance to business: achieve group objectives, increase efficiency, create a dynamic organization, help achieve personal objective and support societal development. Achieve group objective क्यों कहा गया है कि एक पर्सन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, सबका मिलके है, क्योंकि हर एक कंपनी में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक गोल होगा सेल्स वालों को कि
ये गोल है कि हमें सेल इंक्रीज करनी है। मार्केटिंग वालों का ये गोल है कि हमें अच्छे से मार्केटिंग करनी है, रिसर्च करना है, ठीक है, जिससे सेल इंक्रीज हो सके। और सेल्स वालों को अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रोडक्ट में अच्छा इनोवेशन लेकर आना है, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक एक अलग गोल है, बट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आफ्टर दिस इंक्रीज एफिशिएंसी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करना है, बट कम कॉस्ट में ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करना है। नेक्स्ट वन, क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें सिर्फ हमें कॉन्स्टेंट रहना है, कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज ऑल्सो। कस्टमर के टेस्ट को तो देखना है, प्रेफरेंस को, बट अगर एम्प्लॉयज ही हमारे हैप्पी नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो इससे भी काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट स्मूथ चले, अच्छे से चले, तो एम्प्लॉयज में भी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, उनकी नीड फुलफिल होने चाहिए, प्रॉपर वेजेस मिलनी चाहिए, सैलरी अच्छी मिलेगी तो वो हैप्पीली वर्क करेंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो वर्क भी अच्छा होगा, और इससे बिजनेस इन्वायरमेंट ग्रोथ ही होगी। नेक्स्ट वन, हेल्प अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जैसे मैंने आपको बोला है कि टाइम टू टाइम उनको अप्रिसिएशन देना, उनको दिवाली के टाइम बोनस देना, अकॉर्डिंग टू वर्क उनको प्रमोट करना, एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट करना, सैलरी के साथ उनकी पोस्ट में भी इंक्रीमेंट करना, ठीक है, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देना, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज तो देते ही हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कई कंपनीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पूरी फैमिली का उनको इंश्योरेंस करवा के देते हैं। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है, कुछ कंपनी में मशीन्स ऐसी हैं जिसमें अगर आपको डर लग रहा है इन फ्यूचर में उनका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देंगे। एम्प्लॉय कॉम्पोजिशन अलाउंसेस को बोलते हैं, ठीक है। पीएफ को आपको पता है कि हर एम्प्लॉय का उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग पीएफ कट होगा 10 to 12%। आफ्टर रिटायरमेंट उनको उनके फ्यूचर के लिए काम आएगा। फिर है सपोर्ट सोसाइटल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए। हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है उनको मिस इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब मिस गाइड करेंगे, उनको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। जो हम पैकेट में बेच रहे हैं उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि बाहर तो हमने बोल दिया कि इतनी क्वांटिटी है और उसके नीचे उसके अंदर मिले हाफ। जैसे आपने वेफर्स वगैरह के पैकेट्स देखे होंगे कि हम ओपन करते हैं तो उसमें अंदर चिप्स तो दिख रहे हैं 4-5 और पैकेट था इतना बड़ा, तो ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज देनी है कि हम इसको कब, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायर डेट क्या है। अगर हम उनको मिस कम्युनिकेट करेंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे, तो इन फ्यूचर में कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को फिर से परचेज नहीं करेगा, जिससे हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें सोसाइटी को साथ में लेके चलना है, विद ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है एंड रिजनेबल प्राइस में अफोर्डेबल उनको प्राइस देना है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे अपने प्रोडक्ट का तो रिच पीपल तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन मिडिल क्लास और पुअर पीपल तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि रिजनेबल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करना मार्केट में। मैनेजमेंट एंड सोसाइटी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सोसाइटी नहीं होगा तो हमारे बिजनेस में कौन कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, कौन परचेज करेगा। हर एक चीज़ का आपने देखा होगा आज ऑनलाइन रिव्यू रहता है, चाहे हम क्लोथ्स ले रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, कॉस्मेटिक ले रहे हैं, तो गूगल में रहता है रिव्यू। अगर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो उसका रिव्यू अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा स्टार मिलेंगे, और अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उसको 1 या 2 स्टार रहेंगे। कस्टमर अपने सजेशन भी देते हैं, अगर अच्छी चीज़ होगी तो गुड, अगर बैड होगी तो उसके बारे में व्यूज आएंगे। तो दोनों को साथ में लेके चलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। एम्प्लॉयमेंट तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रोथ करेगा तो हम उसको और एक्सपेंशन करने के लिए और ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे और कंपनीज बनाएंगे, तो लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, जॉब्स मिलेंगे, ठीक है। फ्रेशर्स को चांस मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ठीक है। फिर इनोवेशन, हमें न्यू प्रोडक्ट लेकर आने, न्यू टेक्नोलॉजीज दिखानी है लोगों को। जैसे कि मैंने बोला लैपटॉप्स हैं, तो लैपटॉप में भी अलग अलग आपको पता है ब्रांड्स हैं, HP है, डेल है, सब कॉम्पिटिटर्स हैं।
तो हमें अपने प्रोडक्ट के क्या अच्छे फीचर्स हैं वो कस्टमर को इंफॉर्मेशन देनी है, डिस्काउंट के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को ही परचेज करें। फिर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है हमारे प्रोडक्ट तो नेक्स्ट टाइम वो हमारा प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेगा। तो रिजनेबल प्राइस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गुड क्वालिटी विथ गुड क्वांटिटी, ठीक है। एंड लास्ट वन सोशल वेलफेयर, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक ना हो। जैसे कि बोला मैंने आपको, गुटखा, पान मसाला, काफ़ी फिल्म स्टार्स इनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट ये गलत होता है। वो खुद तो वो यूज़ करने वाले नहीं है, तो उनको मिस कम्युनिकेशन, उनको गलत इंफॉर्मेशन देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर वो, मैं बोल रही हूँ, फिल्म एक्टर्स दिखा रहे हैं, शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बट वो खुद तो यूज़ कर नहीं रहे, तो हम सोचते हैं हमारे फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस ने ये यूज़ किया है तो हम भी ये परचेज करें। ऐसा नहीं होता, रियल में वो खुद तो यूज़ कर नहीं रहे, उनको तो मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे करोड़ लैक्स में मनी। कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस while contributing overall social and economic डेवलपमेंट। तो दोनों चीज़ों को हमें लेके चलना है, सोसाइटी को भी और इकोनॉमी को भी। कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, जैसे कि वापी में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज है, उससे क्या हो रहा है, एक तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, एयर में जाएगा तो एयर तो पोल्यूटेड हो जाएगी, और हेयर फॉल पानी में मिक्स हो गया ना तो लोगों के घरों में भी आ रहा है। तो हमें ऐसी कंपनीज है तो कुछ एरियाज के बाहर बनानी चाहिए, ठीक है। जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसे जो अनहाइजीनिक प्रोडक्ट है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, वो क्या होना चाहिए, सिटीज के आउटसाइड होना चाहिए, ताकि लोगों पर इसको कम, बुरा इफेक्ट कम हो। अगर एयर में मिक्स होगी तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। जैसे अब ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ गया है तो रश ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जाम होता है, बट उसका जो धुआं होता है अगर हमारे अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी पे भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।